साल पुराना एक केस जिसकी फाइलों से वक्त की धूल छटी तो मानो सालों पुराना दर्द फिर से ताजा हो गया। तारीख थी 18 अप्रैल 1990। कश्मीर की एक युवा नर्स रोज की तरह अस्पताल के लिए निकलती है। उसे नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वो अस्पताल पहुंच ही नहीं पाई। बीच रास्ते से उसका अपहरण कर लिया गया। घंटों तक उसके साथ बर्बरता हुई और फिर गोलियों से छलनी कर उसकी हत्या कर दी गई। उसका नाम था सरला भट्ट। उस वक्त पूरा कश्मीर आतंकवाद की आग में जल रहा था। हजारों कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ रहे थे, लेकिन 36 साल बाद अब इसी मामले में ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरे देश का ध्यान फिर से इस मामले की तरफ खींच लिया है। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA ने 737 पन्नों की चार्जशीट दाखिल करते हुए दावा किया है कि इस हत्या के पीछे सिर्फ हत्यारे ही नहीं बल्कि पूरी एक साजिश थी और उस साजिश का मास्टरमाइंड बताया गया है यासीन मलिक को। तो आखिर सरला भट्ट कौन थी, उन्हें क्यों निशाना बनाया गया, 36 साल बाद अचानक जांच कैसे आगे बढ़ी, क्या सबूत मिले और इस मामले के दोबारा सामने आने से यासीन मलिक, कश्मीर और 1990 के बाकी मामलों पर क्या असर पड़ेगा, आइए पूरी कहानी तारीखों के साथ समझने की कोशिश करते हैं। 1990 का साल कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था। लगातार टारगेट किलिंग हो रही थी। कश्मीरी पंडितों को धमकियां मिल रही थी। लाउड स्पीकरों से चेतावनियां दी जा रही थी। जनवरी 1990 से लेकर अगले कुछ महीनों में हजारों परिवार घाटी छोड़ने लगे। इसी दौर में कई प्रमुख कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, जिसमें टीका लाल टपलू, जस्टिस नीलकंठ गंजू और लस्सा कौल और बाकी नाम शामिल थे। जांच एजेंसियां मानती हैं कि इन घटनाओं का उद्देश्य भय का माहौल बनाना था ताकि कश्मीरी पंडितों का पलायन तेज हो। इसी माहौल में काम कर रही थी 27 साल की सरला भट्ट। सरला भट्ट श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में स्टाफ नर्स थी। जब ज्यादातर कश्मीरी पंडित कर्मचारी घाटी छोड़ चुके थे, तब भी सरला भट्ट अपनी नौकरी पर डटी रही। चार्जशीट के मुताबिक उस समय घायल आतंकियों को भी इलाज के लिए SKIMS लाया जाता था। यहीं से शक की शुरुआत हुई। जांच एजेंसियों का दावा है कि आतंकियों को शक था कि कहीं अस्पताल में काम करने वाली कोई कश्मीरी पंडित नर्स उनकी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों तक तो नहीं पहुंचा रही। इस केस में 8 अप्रैल बेहद जरूरी तारीख मानी जा रही है। जांच के मुताबिक 8 अप्रैल 1990 को पुलिस ने नरवारा इलाके में JKLF आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की। बताया गया कि उस दौरान यासीन मलिक वहां मौजूद था। वो घायल अवस्था में बच निकला। SIA का आरोप है कि इसके बाद ये कहानी गढ़ी गई कि किसी कश्मीरी पंडित नर्स ने पुलिस को सूचना दी थी। चार्जशीट कहती है कि सरला भट्ट को मुखबिर बताने का कोई वास्तविक सबूत नहीं मिला और ये आरोप हत्या को सही ठहराने के लिए गढ़ा गया था। अब आते हैं उस दिन पर, यानी 18 अप्रैल 1990। सरला भट्ट अस्पताल जा रही थी। SIA के मुताबिक उन्हें SKIMS के पास से अगवा किया गया और चश्मदीदों और संरक्षित गवाहों के बयान के मुताबिक उन्हें बुजपोरा क्रॉसिंग के आसपास आरोपियों के साथ देखा गया, जिसके बाद उन्हें इलाही बाग लाल बाजार की ओर ले जाया गया। वहां उनके साथ मारपीट और यातनाएं दी गईं और बाद में ऑटोमेटिक राइफल से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। उस समय पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन कश्मीर की स्थिति बेहद खराब थी। गवाह सामने नहीं आए, आतंकवाद चरम पर था, जांच आगे नहीं बढ़ सकी, आरोपी कानून के शिकंजे से बाहर रहे और मामला लगभग ठंडे बस्ते में चला गया। करीब 35 साल बाद यानी साल 2024 में जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख के निर्देश पर यह मामला स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपा गया। इसके बाद 2025 में SIA ने कई जगहों पर छापेमारी की। यासीन मलिक के घर समेत कई पूर्व JKLF सदस्यों के परिसरों की तलाशी ली गई। पुराने दस्तावेज निकाले गए, पुराने गवाहों की तलाशी हुई। SKIMS के उस दौर के कर्मचारियों, पत्रकारों और चश्मदीदों से दोबारा पूछताछ की गई। 9 जून 2026 को SIA ने 737 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की। चार्जशीट में आरोप लगाया गया कि हत्या एक सोची समझी साजिश थी। इसका उद्देश्य कश्मीरी पंडितों में डर फैलाना था। यासीन मलिक को कथित मास्टरमाइंड बताया गया। 5 आरोपियों के नाम शामिल किए गए। इनमें खुर्शीद अहमद चालकू पर गोली चलाने का आरोप है। बाकी 3 आरोपी अब्दुल हमीद शेख, मोहम्मद यूसुफ और गुलाम मोहम्मद टपलू की
मौत होने की बात कही गई। खुर्शीद अहमद चालकू के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में होने का दावा किया गया है और उसके खिलाफ उद्घोषणा की कार्रवाई शुरू हो गई है। SIA के मुताबिक जांच में कई तरह के सबूत जुटाए गए, जैसे कि चश्मदीदों के बयान, संरक्षित गवाहों के बयान, मेडिकल रिकॉर्ड, बैलिस्टिक जांच, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, पुराने दस्तावेज और कथित आतंकी दावे से जुड़े रिकॉर्ड। फोरेंसिक बैलिस्टिक जांच में घटनास्थल से मिले कारतूस एक ही 7.62 बाय 39 mm हथियार से चलाए गए की पुष्टि की गई है। साथ ही जांच एजेंसी ने एक पुराने टीवी इंटरव्यू सहित इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को भी अपने केस का हिस्सा बताया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यासीन मलिक पहले से ही दिल्ली की अदालत की तरफ से आतंकवाद से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उम्र कैद की सजा काट रहा है। अब सरला भट्ट केस की चार्जशीट उसके लिए एक नया कानूनी मोर्चा खोल सकती है। इस चार्जशीट का असर सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं माना जा रहा। जांच एजेंसी का कहना है कि इस जांच के दौरान ऐसे नए सुराग मिले हैं जो 1990 के दौर की बाकी चर्चित हत्याओं जैसे जस्टिस नीलकंठ गंजू, टीका लाल टपलू और सर्वानंद कौल प्रेमी की जांच में भी मदद कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में 1990 के कई पुराने आतंकवादी मामलों में भी नई चार्जशीट दाखिल हो सकती है। इस मामले के सामने आने के बाद कई अलग अलग स्तरों पर असर देखने को मिल सकता है। पहला, केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन इसे 1990 के लंबित आतंकवादी मामलों में जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ी कार्रवाई के रूप में पेश कर सकते हैं। दूसरा, कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए यह मामला न्याय की लंबी समय से चल रही मांग से जुड़ा है। तीसरा, यासीन मलिक पहले से कई मामलों का सामना कर रहा है। यह चार्जशीट उसके खिलाफ अभियोजन को और व्यापक बना सकती है। हालांकि आखिरी फैसला अदालत को करना है और आरोपों का परीक्षण न्यायिक प्रक्रिया में होगा। 36 साल यानी 3 दशक से भी ज्यादा समय, इतने लंबे वक्त के बाद एक ऐसी फाइल फिर से खुली जिसे कई लोग इतिहास का हिस्सा मान चुके थे। लेकिन अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सरला भट्ट की हत्या किसने की, बल्कि यह भी है कि क्या इतने सालों बाद न्याय की प्रक्रिया उन तमाम मामलों तक पहुंचेगी जो 1990 के दौर में अधूरे रह गए थे। SIA ने अपनी चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है। अब आगे की दिशा अदालत में चलने वाली सुनवाई, सबूतों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया तय करेगी। मगर एक बात जरूर है कि सरला भट्ट का नाम जो सालों तक इतिहास के धुंधले पन्नों में दबा रहा, अब एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ चुका है।